बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं स्कर्दू के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी ठंड के अंदर आप इतनी तादाद में यहां आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खान, मैं सबसे पहले आपको, आपके जितने वजीर बैठे हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स और आप सब ख्वातीन और हजरात, आपके लिए पहले मैं अपना नजरिया बयान कर दूं। मेरा नजरिया यह है कि कभी भी एक मुल्क तरक्की नहीं करता जब तक वो अपने गरीब लोगों को ऊपर नहीं लेके आता और वो इलाके जो पीछे रह जाते हैं उनको ऊपर नहीं लेके आता। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैंने जब हुकूमत संभाली तो मेरी पहले कोशिश ये थी कि वो हमारे पाकिस्तान के इलाके जो पीछे रह गए, जिसमें ये सारा गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है, क्योंकि दूर है, फासले भी दूर है, कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कें हर जगह नहीं है, रास्ते मुश्किल है, तो गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत भी ज्यादा है और पीछे रह गया। फिर बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के लोग भी पीछे रह गए हैं, वहां भी बड़े बड़े फासले हैं, वहां भी कनेक्शन नहीं है। उधर भी तालीम में भी हम उनके सेहत का भी ध्यान नहीं रख सके और वहां गुर्बत भी अब तक कम नहीं कर सके, वो भी पीछे रह गए। फिर अंदरूनी सिंध है, अंदरूनी सिंध भी पीछे रह गया। फिर हमारा सारा जो पहले कबाइली इलाका था, जो आज पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है, वो भी पीछे रह गया। फिर पंजाब के अंदर ये जो सारा डीजे खान, ये राजनपुर, ये सारे इलाके जितने, वो भी पीछे रह गए। तो मेरा सबसे पहले अब सबके सामने मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो मेरा तस्वर है पाकिस्तान की तरक्की का, वो सारे पाकिस्तान के वो इलाके जो पीछे रह गए उनको साथ साथ पाकिस्तान के उठना चाहिए। और दूसरी चीज, जो हमारे गरीब लोग हैं, अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया पाकिस्तान में, ये भी मेरी नजर में एक माशी नाइंसाफी है। एक माशरा पछाना नहीं जाता अपने अमीर लोगों की जिंदगी को देख के, माशरा पछाना जाता है कि उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में हम गुर्बत कम करें। जब 2013 में पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई तो पख्तूनख्वा उस वक्त वॉर ऑन टेरर, वो जो जंग में सबसे ज्यादा तबाही पख्तूनख्वा में हुई थी, और वो सबसे गरीब पीछे चला गया था, क्योंकि वो जंग की वजह से तजारत भी खत्म हो गई। जो पुलिस थी जो तहफ़्फ़ुज़ देती लोगों को, इतने ज्यादा, कुछ 700 पुलिस वाले शहीद हो गए कि वो अपनी हिफाजत कर रहे थे, लोगों की क्या करते। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा अपनी हुकूमत पे पख्तूनख्वा का फख्र हुआ कि 2013 और 18 के बीच में यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा का सूबा था 2013 से 18 तक। तो मेरी अब कोशिश है कि हमारे जब 5 साल पूरे हों तो जो इलाके पाकिस्तान में पीछे रह गए उनकी भी जिंदगी बेहतर हो, और दूसरा जो हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं इनकी हम जिंदगी भी ऊपर उठा सकें। तो इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले बड़ी खुशी
سے آپ سب کو یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے اسکردو کی کہ پہلے تو یہ ایئرپورٹ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا. یہ اسکردو کے لوگوں، یہ آپ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری آج بات یاد رکھنا، وقت ثابت کرے گا کہ اس اسکردو کے ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے سے جو آپ سب کی زندگیوں میں تبدیلی آنے والی ہے وہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں. میں نے نوجوانوں، میں نے اس عمر میں تقریباً ساری دنیا کی خوبصورت ترین جگہ دیکھی ہوئی ہیں. آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، افریقہ کے اندر سفاری پارکس، تقریباً ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں یہاں کھڑا ہوں، اس لیے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین ماؤنٹن سیری یعنی پہاڑی علاقوں کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ یہ گلگت بلتستان میں ہے. ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا. اس لیے آپ کو نہیں پتا لوگوں کو کیونکہ یہ آنا مشکل ہے. لوگوں کو آنا پڑتا تھا باہر سے، پہلے وہ اسلام آباد آئیں یا کراچی آئیں اور ادھر سے فلائٹ پکڑ کے اسکردو، اور پھر موسم خراب تو فلائٹ نہیں آئی، بہت مشکل تھا آنا. اب جو آپ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے، میں پہلے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آئیں گے بیرون ملک پاکستانی جو اپنی چھٹیاں اور گرمیوں کی چھٹیاں باہر گزارتے تھے اور جگہوں پہ، خاص طور پہ جو یورپ، انگلینڈ، امریکہ میں پاکستانی رہتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ انہوں نے سب نے، جب ان کو پتا چلا کہ ڈائریکٹ فلائٹس ہیں یہاں، آپ دیکھیں گے کہ کس تعداد کے اندر آپ سے باہر سے بھی آئیں گے لوگ اور اندر سے بھی. یہ سڑک ٹھیک ہونے سے، اور یہ جو سڑک ہے، میں نے 30 سال پہلے اس پہ سفر کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک سڑک تھی. لوگ جانے سے پہلے ایک دوسرے کو ایسے خدا حافظ کہتے تھے کہ پتہ نہیں شاید دیکھیں گے بھی یا نہیں ان کو. بڑے بڑے، اور میں اس سڑک میں خاص طور پہ NHA مراد سعید آپ کی منسٹری کو اور FWO، میں ان کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنی مشکل اور خطرناک سڑک جس طرح آپ نے بنائی ہے، اور جو بالکل فاصلہ اب ختم ہو گیا، یعنی جو 8 گھنٹے لگتے تھے اب 3 گھنٹے میں لوگ یہاں سے گلگت پہنچ سکتے ہیں. اور آج میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں FWO کے وہ جو فوجی تھے جنہوں نے شہادت جن کی ہوئی سڑک بناتے ہوئے، اور جس طرح آپ نے جن حالات میں وہ سڑک بنائی، اور جس طرح تو FWO اور NHA، میں آپ کو واقعی آج سارے لوگوں کی طرف سے، یہ سارے گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹورزم یہ کتنا بڑا پاکستان کا اثاثہ بن سکتا ہے. ٹورزم، اب سوئٹزرلینڈ لے لیں، سوئٹزرلینڈ آدھا ہے گلگت بلتستان کے مقابلے میں، اور صرف سوئٹزرلینڈ سے جو وہ ٹورزم سے پیسہ بناتے ہیں وہ تقریباً $70 ارب ہے. اب لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی $70 ارب کیا ہے. یہ سمجھیں کہ جو پاکستان ساری سال کی ایکسپورٹ کرتا ہے وہ $30 ارب ہے. وہ صرف ٹورزم سے $70 ارب بناتے ہیں، اور وہ آدھا ہے ہمارا گلگت بلتستان کا. اور جو سوئٹزرلینڈ سے اور آسٹریا سے جو لوگ ادھر آئے ہیں گلگت بلتستان میں، کئی میں جانتا بھی ہوں، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں، مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا سوئٹزرلینڈ کا، جو کہ
खूबसूरती और जो पहाड़ इस इलाके में है। इसका मतलब क्या? गर्मियों के अंदर, गर्मियों में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान अपने हमारे सारे बाकी गर्म इलाकों से, पंजाब से, सिंध से, पख्तूनख्वा से, गर्म इलाकों से आप देखेंगे कि यहां किस तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि अब सड़क आपकी बहुत आसान हो गई है। और फिर आगे जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी अनाउंस किया, आगे भी जो हम अब कनेक्ट कर रहे हैं गिलगित, ये स्कर्दू को और आजाद कश्मीर से रास्ता आपका छोटा हो जाएगा, वो भी आगे सड़कें बन रही हैं। तो जितनी जितनी आसानी होती जाएगी, आपकी टूरिज्म बढ़ती जाएगी। एयरपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगी। और जब अगर स्विट्जरलैंड $70 अरब बना सकता है सालाना टूरिज्म से, तो यहां तो गर्मियों में भी टूरिज्म और सर्दियों में भी टूरिज्म। और सर्दियों में कौन सी टूरिज्म? स्कीइंग। जो स्विट्जरलैंड है वो स्कीइंग से ज्यादा पैसा बनाता है। और मुझे खुद ऑस्ट्रिया से उनका रिजॉर्ट्स का जो एक्सपर्ट है, उसने मुझे आके कहा कि दुनिया अब इधर देख रही है, क्योंकि वहां गर्मी, मौसम की तब्दीली की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां बर्फें ज्यादा जल्दी पिघल जाती हैं। तो क्योंकि यहां इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वो अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि वो सर्दियों में इधर आके स्कीइंग करें। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया, सड़क भी आपकी ठीक हो गई, आगे भी सड़कें बनी है कनेक्टिविटी की वजह से, और कनेक्ट कर देगा बाकी आजाद कश्मीर, रास्ता भी छोटा हो जाएगा इस्लामाबाद से। तो आगे मैं अभी आपको, चीफ मिनिस्टर साहब, आपको और आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि अपनी जमीन का अब आपने ध्यान रखना है। बाहर से लोगों ने आके आपकी जमीन खरीदनी है, और पैसा, क्योंकि यहां गुर्बत ज्यादा है, वो ज्यादा पैसा देंगे आपको जमीन के लिए। इसलिए ये बड़ा सोच सब, क्योंकि जमीन कम है यहां, आपको इस जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसको रिजॉर्ट्स बनाएंगे। देखिए, रिजॉर्ट का मतलब क्या है? घर के साथ अगर आप एक कमरा बना देते हैं, बाहर से टूरिस्ट आता है, वो कमरे में ठहरता है, हां, उस घर का फायदा हो जाता है। लेकिन असल पैसा खर्च होता है जब टूरिस्ट आके रिजॉर्ट में रहता है। और ये दुबई में, पाकिस्तान से लोग दुबई जाते हैं रिजॉर्ट के लिए, हालांकि इस मुल्क में हर किस्म की रिजॉर्ट बन सकती है। तो हमने यहां रिजॉर्ट्स बनानी है, और वो जो जमीन खालिद खान आपने मुझे अभी दिखाई है, उसको रिजॉर्ट के लिए रखें, ताकि वहां से जिसको हाई एंड टूरिज्म कहते हैं, जो आके ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर स्विट्जरलैंड $70 अरब बना सकता है, तो हम इतना बड़ा इलाका हमारे पास, अगर हम सोच समझ के अब चलें, तो हम कम से कम $30-40 अरब बना सकते हैं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म से। पख्तूनख्वा की अलहदा है। फिर हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म है, हमारे पास गंधारा सिविलाइजेशन है, दुनिया से बुद्धिस्ट आ सकते हैं। हमारे पास हिंदुओं के लिए जबरदस्त 4 उनके बड़े जबरदस्त जगह हैं, जैसा कटास राज पे है। हमारे पास सूफीज्म के लिए बड़े बड़े जगह हैं, दरगाहें हैं, जिधर दुनिया आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे पास सारा इलाका पड़ा है, समुंदर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर अभी हमने कुछ नहीं किया, और अब हम प्लान कर रहे हैं कि वहां रिजॉर्ट्स बन सकती हैं। तो अल्लाह ने इस मुल्क को जो नेमतें बख्शी हैं, अभी तक तो हमने उन किसी नेमत का फायदा ही नहीं उठाया अभी तक, टूरिज्म का, अपने इलाके का, अपनी खूबसूरती का। तो इंशाअल्लाह ये जो आज मैं खास आया हूं यहां, मैं आपके दिन नोट कर लें, आगे आने वाले दिनों में जो टूरिज्म अब बढ़ेगी यहां, इंटरनेशनल टूरिज्म भी, लोकल टूरिज्म भी, इससे सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा। और मुझे पता है कि यहां लोग कितनी मुश्किलों में रहते हैं। तो अब आपको सर्दियों और गर्मियों में इंशाअल्लाह दोनों टूरिस्ट मिलेंगे। यहां आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। लोग बेचारे यहां से इतनी दूर दूर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए। इंशाअल्लाह यह भी वक्त आ जाएगा, यहां लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे आपके पास।
और इसलिए हमने ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो भी आपने चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं। और दूसरा, मुझे ये भी पता है कि इतने दूर दराज इलाके हैं आपके कि बड़ा मुश्किल है जिला का हेडक्वार्टर एक जगह हो और दूर दूर लोगों से आना पड़ता है। तो चीफ मिनिस्टर साहब, आप मुझे रिकमेंड करें और इंशाल्लाह हम आपके लिए आपकी मदद करते हैं और जिले बनाने के लिए, ताकि लोगों की आसानी हो। और दो और चीजें, ये इस वक्त पे क्योंकि सारी दुनिया में महंगाई है, आपको पता नहीं, आप बाहर से देखते नहीं कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। सारी दुनिया में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाए गए, उनकी वजह से सारे सप्लाई लाइंस रुक गई, यानी तिजारत खत्म हो गई, चीजों की कमी हो गई और चीजें महंगी हो गई। तो एक सारी दुनिया में महंगाई है इस वक्त। तो इसलिए हमने अनाउंस किया अपना एहसास राशन कार्ड। 3 चीजों के ऊपर, आटा, घी और दालें, इनके ऊपर हम जिस भी खानदान की 50,000 रुपए से कम आमदनी है, उन सबको 30% रियायत मिलेगी आटा, घी और दालों के अंदर। ये हमारा राशन शुरू हो रहा है अब से, आज के दिन से शुरू हो रहा है सारे पाकिस्तान में। दूसरी चीज, सेहत कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपको पता है कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, यानी हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती। ये हम सारे शुरू कर रहे हैं। पख्तूनख्वा में सबसे पहले हुई, अब पंजाब में अगले महीने से शुरू हो रहा है, 3 महीने में सारे पंजाब में, सारे गिलगित बल्तिस्तान में। चीफ मिनिस्टर साहब, हम हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, ताकि आप किसी वजह से आपको अगर घर में बीमारी हो और पैसा ना हो, यह आपका खौफ नहीं होना चाहिए कि पैसे ना होने की वजह से गरीब घरानों में इलाज नहीं करवा सकते। अब हर घराने के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहीं भी जाके आप अपना 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकेंगे। और स्कॉलरशिप्स, मैं खालिद खान आपको यह बताऊं कि हमने ये फैसला किया कि सबसे बेहतर तरीका अपने कमजोर तबके को, घरानों को ऊपर उठाना, कि हम उनको अच्छी तालीम दे सकें, टेक्निकल एजुकेशन दे सके, वो हुनर सिखा सके उनको। कि जैसे एक खानदान में एक हुनर सीखता है तो वो अपने सारे खानदान को उठा सकता है। तो पहले तो हमने जो एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम शुरू किया है 20 लाख खानदानों के लिए, शुरू में जो सब गरीब 20 लाख खानदान हैं, कामयाब पाकिस्तान। इसमें हर वो जो नीचे खानदान है, जो गरीब तरीन है 20 लाख, उनके लिए पहले तो 5 लाख तक कर्जा सूद के बगैर उस खानदान को, एक फर्द को मिलेगा। अपने शहर में कोई काम कर सकता है, और अगर देहात हो तो अपने किसान अपनी जमीन के ऊपर 5 लाख रुपया लगा सकता है, सूद के बगैर कर्जा। दूसरा, उसको टेक्निकल एजुकेशन, हुनर सिखाएंगे, एक फर्द को, एक को कर्जे, एक को हुनर। फिर घर बनाने के लिए 27 लाख रुपया कर्जा सूद के बगैर मिलेगा, ताकि वो अपना घर बना सके। और फिर जो सारे हमने बाकी स्कॉलरशिप्स दी हैं सूबों में, हमारे सूबों ने और हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट ने, हमने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स दी हैं, जो 60 लाख है। 60 लाख सारे पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स दी हैं। और ये इसको मैं खुद मॉनिटर करूंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मॉनिटर क्या होगा कि मेरिट पे दी जाए। हम खुद सिर्फ ये देखेंगे कि मेरिट पे दी जा रही हैं। और प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक ऑनलाइन के ऊपर हमारा वेबसाइट नंबर आएगा। कोई भी नौजवान जो पढ़ना चाहता है और उसकी काबिलियत है
اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ماں باپ کے پاس، وہ اپلائی کر سکتا ہے، اور میں خود مانیٹر کروں گا کہ میرٹ کے اوپر اسکالرشپس ملے، جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ ان کو ملے۔ آخر میں اسکردو کے لوگوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی ٹھنڈ کے اندر آپ اتنی تعداد میں آ جائے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کو آج مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو سڑک بنی ہے اور یہ جو ایئرپورٹ انٹرنیشنل بنا ہے، اس سے انشاءاللہ یہ اللہ نے آپ کو جو خوبصورتی دی ہے، یہاں اسکردو ایک ایسا علاقہ ہے کہ کسی سائٹ پہ بھی آپ چلے جائیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ علاقہ ہے تو صرف شمال میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، یا کہیں بھی چلے جاؤ، اور میں یہ سارے علاقے میں گیا ہوں، کہیں دنیا میں اس طرح کی اتنے علاقے کے اندر خوبصورتی نہیں جو آپ کے علاقے میں ہے، اور انشاءاللہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خوبصورتی سے ٹورزم کتنی آئے گی اور پھر آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔